नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके और हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। कोशिश हम ये करते हैं कि हर सप्ताह एक नए विषय को हम चुनें और उस विषय में विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर चर्चा करें, जिससे कि घर बैठे हम आपको उस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दे सकें। आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी, या जिसे हम कहते हैं बांझपन। इस विषय में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपके पास भी, आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है बांझपन विषय को लेकर, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, इस विषय में अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके पास मौका है सीधे अपने प्रश्नों को हमारे विशेषज्ञ तक, हमारी डॉक्टर तक पहुंचाने का, जिसके लिए जरूरत है आपको स्टूडियोज के नंबर की। तो सबसे पहले आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने वाले। हमारे नंबर्स हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। जैसे ही दर्शकों आपके कॉल कनेक्ट हो जाती है, या तो टीवी की आवाज को कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए। उसके बाद अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से साफ तौर पर सुन पाएंगे, जिससे होगा ये कि आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको साफ तौर पर मिलेगा। और जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट होती है ना, उसके बाद या तो टीवी का वॉल्यूम या फिर थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। आप अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए, प्रश्न रखिए, उसके बाद आप टीवी का वॉल्यूम अप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बांझपन या इनफर्टिलिटी, इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती लूथरा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। थैंक यू मैम, जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ेंगे हमारे साथ और ये लाइव शो है हमारा, और हम आज बात करने वाले हैं बांझपन पर। कई बार ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो फैमिली प्लान करते हैं आज लोग कि भाई हमें अभी 1-2 साल नहीं चाहिए, हम फैमिली को प्लान कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम चाहते हैं तब भी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो हम बांझपन की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे? पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम टर्म बांझपन यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से ना बड़ा ही अंदर से डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो हम किसी भी पेशेंट को ऐसा नहीं कहना चाहते कि आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन की प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कपल जो है ज़्यादा साथ ही नहीं रहे होते, या आजकल बहुत वर्किंग कपल्स हैं, हस्बैंड इज़ वर्किंग इन सम अदर सिटी, जैसे आर्मी में हैं, मर्चेंट नेवी में हैं, या फिर टीचर्स हैं। बहुत लोग यहाँ हमारे उत्तराखंड में भी विलेजेस में अलग अलग स्टेशंस पर पोस्टेड हैं कि वाइफ कहीं पौड़ी में है और हस्बैंड ऋषिकेश में है, तो वो सही समय पर मिल नहीं पाते। तो अगर कोई यंग कपल 1 साल से ओव्यूलेशन टाइम में, यानी कि जिन दिनों में कंसीव कर सकते हैं, साथ रह के ट्राई करने की कोशिश कर रहा है और तब वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब हम उनको कहते हैं कि दे आर हैविंग प्रॉब्लम इन कंसीविंग। बट डायरेक्ट बांझपन का लेबल हम आजकल किसी पर इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि साइंस में इतनी तरक्की हो गई है कि बहुत एडवांस तरीके से भी आजकल हर तरह की बीमारियों के लिए इलाज है, और कपल जो है वो मातृत्व का और पेरेंटिंग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि बांझपन के लिए जब भी हम बात करते हैं तो ज़्यादातर महिलाओं को जिम्मेदार समझा जाता है या फिर महिला के ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है, हमारे भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 9 से लेकर 15% तक महिलाओं में बांझपन की जो समस्या है वो पाई जाती है। लेकिन इसमें पुरुष जो हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जिम्मेदार होते हैं, तो बांझपन का शिकार जो है वो पुरुष भी हो जाते हैं। मैम, इसके बारे में भी बताएं। तो हमेशा ऐसा ही माना जाता है कि द फीमेल पार्टनर, महिला रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जैसे एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, कई बार महिला फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, जो कि एग समय पर नहीं बनता। जैसे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि
पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है, जिसमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. दिस कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस, एंड दिस इज़ वन कॉमन कॉज. महिलाओं में दूसरा कॉमन कॉज है कि अगर उनको कभी जेनाइटल इन्फेक्शन हो गया और ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम हो गई. मैम कारणों पे हम बात करेंगे. हाँ जी. छत्तीसगढ़ से कॉल आ रहा है, पहले कॉल Sure. लेते हैं. हेलो. हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार. जी, नमस्ते. नमस्कार. नाम बता दीजिए अपना. भागवत निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ से. जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जैसे कि शादी के बाद 4 साल 5 साल 10 साल हो जाता है और बांझपन रहता है, डॉक्टर से इलाज करने के बाद भी उसका ये संतान नहीं हो पाता है, इस संबंध में जानकारी दीजिए. इस संबंध में ऐसा है, सबसे पहले तो निर्मल सिंह जी, हमें पता होना चाहिए कि महिला और उसके पार्टनर की उम्र कितनी है ना. अगर यंग एज का कपल होता है तो हम मानते हैं कि महिलाओं में अंडे की क्वालिटी जो है अच्छी होगी, और पुरुषों में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उनमें कीटाणु या फिर स्पर्म्स की कितनी संख्या है और उनकी मोटिलिटी कैसी है. और इनमें जो कारण होता है, अगर 8-10 साल हो गए, इसका मतलब कुछ गहन कारण है, या तो उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या स्पर्म्स की संख्या बहुत कम है, इस वजह से कंसेप्शन या गर्भधारण नहीं हो पा रहा है. पर इन सब कारणों का भी आजकल इलाज संभव है. बिल्कुल. और हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे आज के इस एपिसोड को पूरा देखें, हमारे कार्यक्रम को, क्योंकि हम बहुत सारी अन्य विधियों पर भी बात करने वाले हैं आज, कि अगर 8-10 साल तक भी इलाज करने के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद किस तरह से हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें भी आज हम अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं. जो मैम आप बता रही थी कि महिलाओं में किस तरह की दिक्कत होती है. तो महिलाओं में या तो ओवुलेशन डिसऑर्डर होता है कि एग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, या ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि ट्यूब्स में इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं. ये कॉमन कारण है. बट रेयर कभी कभी महिलाओं में यूट्रस की जैसे शेप के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. अ वेरी स्मॉल यूट्रस, पीरियड्स ठीक से नहीं आते हों, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स, अगर थायराइड के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है. पुरुषों में जो कॉमन रीज़न है वो है स्पर्म या शुक्राणु की संख्या कम होना, और उसके भी कई कारण होते हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. और एक और कॉमन जो होता है पुरुषों में, दैट इज इम्पोर्टेंस, लाइक नॉट एबल टू परफॉर्म. बट विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस वी हैव टू सी कि क्या कारण है कि स्पर्म्स की संख्या कम है या इम्पोर्टेंस है, और हम उसको मेडिसिन से मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं. मैम जब भी कोई कपल आपके पास आता है इस समस्या को लेकर कि हम लोग पिछले साल से या 2 साल से 3 साल से हम ट्राई कर रहे हैं बट हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो महिला और पुरुष दोनों की जांच की जाती है? बिल्कुल. जैसे बहुत यंग कपल है, सपोज 24-25 ईयर्स की गर्ल लेडी है, तो पहले हम फीमेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर साथ में मेल पार्टनर का टेस्ट करना तो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि मेल पार्टनर में अगर हम सिर्फ सीमेन टेस्टिंग कर लेते हैं, देन वी कैन रूल आउट कि मेल पार्टनर इज़ फाइन, एंड देन वी कैन वर्क ऑन द फीमेल पार्टनर. और कितनी बार ऐसा भी होता है कि फीमेल पार्टनर के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, और सिर्फ मेल फैक्टर कहते हैं जिसको, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है. तो जैसा साइकिल के 2 पहिए हैं, मेल और फीमेल, घर चलाने में भी दोनों की पार्टनरशिप है, और परिवार को आगे बढ़ाने में भी दोनों की बराबर ही पार्टनरशिप है कि दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए. बिल्कुल मैम, मैं और इलाज पे बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं आज के टाइम पे जैसे बात करूं कि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है क्या? मानसिक रूप से जो लोग हैं वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, या फिर हम ये कहें कि ड्यूरिंग कोविड अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपना टेम्पर लूज़ किया है. कई बार बहुत सारे हमें मानसिक स्वास्थ्य के जो रोगी हैं वो हमें दिख रहे हैं, तो क्या ये भी एक कॉज हो जाता है? स्ट्रेस लास्ट 1.5 years में तो द कपल्स हैड लॉट ऑफ स्ट्रेस. इनफैक्ट कितने लोगों ने आके हमसे बोला कि डॉक्टर वी डोंट वांट टू प्लान प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारे मन में बहुत डर है कि पता नहीं बच्चे का जेनेटिक मेकअप कैसा होगा अगर हमें कोविड हो जाता है. और काफ़ी लोग लेकिन इस टाइम में, बिकॉज पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम एंड द कपल्स वर टुगेदर, काफ़ी लोग बहुत ईजिली कंसीव भी कर गए, क्योंकि दे वर एट होम, दे वर विद देयर फैमिली. तो दोनों रूप में हुआ है, लेकिन कोविड टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था. विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन
अब हम सबको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब दोनों डोजेस वैक्सीन की लग गई है, सो कपल्स हैव स्टार्टेड, फिर से उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी है कि जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं वो समय से फैमिली प्लान कर लें। और बेस्ट जो मैं यहाँ सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि पहले गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन के प्रति लोगों में बहुत डाउट था, लेकिन सब गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेन मतलब जो अपने बच्चे को फीड कर रही हैं, उन सब के लिए वैक्सीन सेफ है। और ऑल ओवर वर्ल्ड वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। और आई एम जस्ट होपिंग कि हमारी जो सरकार है बच्चों के लिए भी वैक्सीन का अगर जल्दी शुरुआत कर देगी तो हमारा देश शायद थर्ड वेव से बच जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रही हैं कि प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी वैक्सीन लगाने के लिए हमारी सरकार ने इजाज़त दे दी है और बहुत सेफ है। और उन माओं के लिए भी जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, वो माएँ भी जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जो है कोविड से बचने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और कोविड से बचेंगे हम तो फिर अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो वैक्सीन है उसको में बहुत ज़्यादा ट्रायल हो चुके हैं और पूरी तरह से गर्भावस्था में भी लगाने के लिए वो सेफ हैं। अच्छा मैम, साथ में अब मुझे ये बता दीजिए, कई बार ऐसा होता है दोनों कपल को जब आप बुलाते होंगे तो मेल कपल इजीली आ जाता है टेस्ट करने। मैंने जहाँ तक सुना है कि मेल कपल थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं पहले फीमेल का टेस्ट हो जाए उसके बाद देखेंगे। थोड़ा ये ट्रिकी सिचुएशन होती है, बट मेल्स मान जाते हैं। तभी मैंने कहा कि पहले हम फीमेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्स्ट साइकिल, और 1 और 2 साइकिल में अगर हमें रिजल्ट नहीं आता है तब हम हस्बैंड को समझाते हैं कि देखिए इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। एट द सेम टाइम हमें चेक कर लेना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, अदरवाइज हमारे एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हस्बैंड में कोई फॉल्ट तो नहीं है। बट आजकल मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें एजुकेट करना आसान भी हो गया है। मे बी 15 साल पहले हमें मेल पार्टनर को समझाना बहुत मुश्किल होता था और कोई ये मानने को तैयार नहीं होता था कि मेल पार्टनर में भी कोई फॉल्ट होगा। बट मोस्टली आजकल सब लोग घर से होमवर्क करके आते हैं, सो दे नो कि व्हाट द डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं। डॉक्टर ऐसा बोलेंगे, ट्यूब्स टेस्ट होंगे। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स तो इतने ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं, वो जब फर्स्ट टाइम आते हैं वो सारे टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर सही समय पर कपल ट्राई करे, ओवुलेशन टाइम पर, और महिला में पीरियड्स रेगुलर हैं, तो कई बार थोड़ी सिंपल एडवाइस से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा मैम, एज कितने मैटर करती है? एज तो बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट जितनी एज बढ़ती जाती है, फीमेल पार्टनर में एग्स की क्वालिटी और संख्या में थोड़ा फॉल आता जाता है। पहले जैसे बहुत यंगर एज पर मैरिजेज हो रही थी एंड द गर्ल्स वर नॉट सो प्रोफेशनल माइंडेड, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। मैम, बेस्ट एज किसको बोलेंगे हम? बेस्ट जो पीक फर्टिलिटी टाइम होता है एक लेडी में, वो 23 to 30 ईयर्स। इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। अगर हम कह दें जी 18 ईयर्स पर भी बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी यंग, लेकिन उसमें कई बार प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है। तो 22 to 30 ईयर्स में कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट एज टू प्लान बेबीज़ एंड टू कंप्लीट योर फैमिली। बिकॉज आफ्टर 35 ईयर्स क्या होता है, लेडीज़ में एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एकदम से बहुत कम होती जाती हैं, तो फिर उनमें गर्भधारण की क्षमता थोड़ी जल्दी गिर जाती है। तो सारे कपल्स को हम एजुकेट करते हैं कि वी गेट लॉट ऑफ प्रोफेशनल पीपल जो कहते हैं कि चलो शादी तो कर ली, बट डॉक्टर साहब अभी तो मैंने कनाडा भी जाना है और फिर शिफ्ट करना है, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि मल्टीटास्किंग करनी ज़रूरी है, अपने करियर पर भी फोकस करिए, बट सही समय पर अपनी फैमिली भी कंप्लीट करिए। मैम, अभी हमारे देश में भी हम ये कहें लेट मैरिज कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है। मतलब पहले ये होता था कि हाँ 20, 22, 25 तक शादियां हो जाती थी ज़्यादातर लड़कियों की, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, एक तो करियर ओरिएंटेड गर्ल्स हैं ज़्यादा और शादी ही वो 30 साल तक करते हैं, तो ऐसे में आगे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद शादी के बाद भी 1-2 साल वो गैप लेना चाहते हैं। डेफिनेटली हम जैसे वी गेट लॉट ऑफ अनमैरिड गर्ल्स फॉर काउंसलिंग, और अभी इतना कॉमन हो गया है कि दे विल कम एट 32-33 ईयर्स कि
वी वांट टू चेक कि जब हम शादी करेंगे तब हम प्रेग्नेंट होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा। सो और अगर मैं आप मतलब जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं तो बॉम्बे में तो ये बहुत ट्रेंड है कि जितने फिल्म स्टार्स होते हैं वो अपने एग्स को फ्रीज करवा लेते हैं, बिकॉज दे गेट मैरिड लेट एंड देन फिर उनका अपना करियर होता है तो दे प्लान देयर बेबीज वेरी लेट, तो एग फ्रीजिंग करवा लेते हैं। बट फॉर जनरल पॉपुलेशन माई सजेशन इज दैट दे शुड गेट मैरिड इन टाइम एंड प्लान देयर बेबीज इन टाइम। अगर कोई 22 साल पे शादी कर रहा है वो 4 साल वेट करके बेबी प्लान कर ले। बिल्कुल। बट अगर कोई 32 ईयर्स पर शादी कर रहा है तब 3-4 महीने में जब आप सेटल हो जाओ अपनी फैमिली में, यू आर वेल एडजस्टेड टू योर न्यू एनवायरनमेंट, दे शुड स्टार्ट प्लानिंग द बेबी अर्ली। बट अभी द ट्रेंड इज कि 3 साल नहीं प्लान करेंगे, फिर जैसे पिज्ज़ा डिलीवरी होती है दिल से सितंबर में प्रेगनेंसी प्लान करनी है एंड देन दे लैंड इन द क्लिनिक मंथ काउंट करके कि हमें इस महीने तो में ये टाइम delivery बाउंड चाहिए। नहीं होता, क्योंकि सबकी जानकारी के लिए हर महीने में अगर एक हेल्दी कपल ट्राई करता है तो सिर्फ 15 से 20% चांसेस होते हैं कि वो नेचुरली कंसीव कर जाएगा। इट इज़ नॉट 100% श्योर शॉट कि अगर सितंबर में एक यंग कपल ने ट्राई किया तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। तो हमें थोड़ा अपना टाइम का मार्जिन रखना चाहिए कपल को जब वो बेबी प्लान करना चाहते हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाते, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो टेस्ट के लिए मतलब कब वो सोचे कि हमें डॉक्टर के पास जाना है? नॉर्मली यंग कपल को हम कहते हैं कि 6 to 8 मंथ्स वो फर्टाइल डेज में ट्राई करके देख लें और अगर कुछ नहीं होता है तब वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। बट अगर कोई कपल जो है दे आर गेटिंग मैरिड एट 36-38 ईयर्स, तो वैसे आजकल जनरली सारे लोग भी बहुत समझदार हैं। दोज हु गेट मैरिड वेरी लेट दे कम टू द डॉक्टर अर्ली विद इन 3-4 मंथ्स कि हमने डॉक्टर 3 महीने ट्राई कर लिया है, कुछ हो नहीं रहा, तो अब वी नीड द गाइडेंस। बिल्कुल। अच्छा मैम, अच्छा ये बता दीजिए जैसे कि जब कोई फीमेल आती है आपके पास और किस तरह की दिक्कत सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे आपको देखने को मिल रही है कि किस तरह की प्रॉब्लम होती है? एक तो आपने कहा कि ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं, वो भी दिक्कत करते हैं, और किस तरह की दिक्कत होती है? मोस्टली आजकल ओवरवेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। थायराइड की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसको हम ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर ये वाली प्रॉब्लम करेक्ट करने के बाद भी नहीं होता है तो ट्यूब्स का इन्फेक्शन जो है नंबर 2 पर आता है, जो कॉमन कॉज है फॉर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। और थर्ड, मेल फैक्टर बहुत कॉमन है, बिल्कुल। बिकॉज मेल्स में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी बहुत कॉमन कॉज है, जिसकी टोबैको च्यूइंग, जिसकी वजह से स्पर्म्स की संख्या पर असर पड़ता है। अच्छा मैम, 2 चीज़, जैसे कि एक तो सिस्ट बताया आपने, कुछ हैं सिस्ट जिससे कि कंसीव करने में दिक्कत होती है, और दूसरी आपने बताई कि ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक होती हैं। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो जाता है या सर्जरी करनी पड़ती है? जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उनको हम मोस्टली मेडिसिन से ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत हेल्प करता है कि जैसे अगर आप थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा कैलोरीज ना लें, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ट्रीट हो सकती हैं। ट्यूब्स का इन्फेक्शन अगर माइल्ड इन्फेक्शन होता है तो उसको हम दवाई से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उसको हम दूरबीन विधि से द्वारा इलाज कर सकते हैं। और आजकल लैप्रोस्कोपी जो है मतलब एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हो गई है, विद इन 1 डे पेशेंट अपने घर जा सकता है, उसमें स्टिच भी बहुत छोटा आता है, तो हॉस्पिटल एडमिशन बहुत लंबा नहीं चाहिए, और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हम अंडर मैग्नीफिकेशन सब कुछ देख सकते हैं। स्क्रीन पर जैसे हम 42 इंच टीवी पर देखते हैं, इतना ही क्लियर हमें थ्रू अ स्मॉल होल हम पेट के अंदर जाके सारा देख सकते हैं, और जो फॉल्ट होता है उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। सक्सेस रेट के बारे में बताइए, कितना है? अब जैसे हमने सर्जरी करवाई तो उसका सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट जो है डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉब्लम है अंदर। मोस्टली अप टू 50 to 60% केसेस में हमें अच्छी सक्सेस प्राप्त होती है। बट सपोज़ अगर किसी को बहुत ख़राब ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है या बहुत सालों से उसकी ट्यूब्स में इन्फेक्शन है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन, तब रिजल्ट्स जो हैं कई बार अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन अगर ट्यूब्स अनहेल्दी होती हैं
तब भी साइंस के पास एक इलाज है। अगर ट्यूब्स खराब हैं तो फिर टेस्ट ट्यूब विधि द्वारा भी गर्भधारण को करवा सकते हैं और द लेडी कैन गेट प्रेग्नेंट। टेस्ट ट्यूब के बारे में मैम मैं आपसे बाद में जानूंगी, पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जिनकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है? बिल्कुल, काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिनमें सबसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है। थैंकफुली अब इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस जो है कम हो रहा है, बट कुछ साल पहले तक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ट्यूबल ब्लॉक। और ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन इतना ख़राब होता है कि अगर हम पूरा 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट भी दे दें तो ये कई बार ट्यूब्स में इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है। मतलब वो फिर इन्फेक्शन तो कंट्रोल हो जाता है बट ट्यूब्स नॉर्मल नहीं आती हैं। दूसरी जो बहुत कॉमन डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस भी उसी में आता है, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कि यूट्रस और ट्यूब्स के आसपास अगर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है वो भी ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है और कई बार ट्यूब्स में काफ़ी स्वेलिंग भी कर सकता है। मैम कई बार जैसे कैंसर पेशेंट हैं, रेडिएशन हुआ है, कीमो चल रहा है, क्या उन वो कंसीव कर सकते हैं? उसमें भी दिक्कत आती है? उसमें दिक्कत आती है। लाइक आई हैड अ यंग गर्ल जस्ट 18 ईयर्स और उसको ओवेरियन कैंसर था। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, रेडियो या कीमोथेरेपी से पहले उस लेडी की दूसरी ओवरी से एग्स फ्रीज करके रख लेते हैं, क्योंकि कई बार रेडियोथेरेपी के बाद द अदर ओवरी ऑल्सो गेट्स डैमेज्ड। तो जो ये फ्रोज़न एग्स होते हैं, जब पूरा हमारा पेशेंट डिजीज़ फ्री हो जाता है और सपोज इफ़ शी इज़ एन अनमैरिड गर्ल तो उसके एग्स फ्रीज कर लिए एंड व्हेन शी गेट्स मैरिड तब हस्बैंड के स्पर्म से उनको फर्टिलाइज करके और उसको टेस्ट ट्यूब विधि से हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं एंड शी कैन गेट द बेबी। बिल्कुल, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अभी भी लोगों को नहीं पता है कि हम शादी से पहले भी एग को जो है फ्रीज करके रख सकते हैं, जिसको हम आगे जो है काम कर सकते हैं। अच्छा मैम, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप बता रहे थे, कब जाकर ये आप लोग डिसीजन ले लेते हैं कि अब हाँ बस टेस्ट ट्यूब ही एक इलाज है? बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी। सपोज जैसे भी एक कॉलर ने पूछा हाँ, कि 10-12 साल तक अगर कंसीव नहीं कर पाए हैं तो टेस्ट ट्यूब के लिए आप जैसे अगर लेडी 35-36 इयर्स है तो हम ट्यूब्स खराब हैं तो हम कहेंगे गो फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि अभी हो सकता है 36 इयर्स पर हम उनके जो oocytes हैं उनको निकाल लें और हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके और उनको हम यूट्रस में फिर से अगर इम्प्लांट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी से सक्सेस मिल जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हस्बैंड के स्पर्म्स इतने लो हैं कि हम उससे नेचुरली कंसेप्शन का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी में एक एडवांस विधि होती है, उसको ICSI कहते हैं। तो अगर स्पर्म काउंट 10 मिलियन से भी कम है तो ICSI विधि से क्या करते हैं, इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि जो ओवम है उसके अंदर वो सिंगल स्पर्म को डाल दिया जाता है और वो फर्टिलाइजेशन से बेबी बन जाता है। तो बहुत पुअर स्पर्म्स जिसमें पहले प्रेगनेंसी नहीं संभव थी, अब ICSI विधि से हम उसमें भी प्रेगनेंसी दे सकते हैं। बिल्कुल मैम, एक कॉल ले लेते हैं पहले। देवेश मावी जी रुड़की से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी, मेरे 2 सवाल है मैडम। जी देवेश जी पूछिए। ये है कि जिस तरह से लेडीज के अंदर मेनोपॉजल स्थिति होती है, क्या इस तरह से जेंट्स के लिए भी कोई स्थिति है कि उस समय के बाद जो है जो बच्चा है वो नहीं हो सकता? जी। दूसरा ये है कि जो अगर किसी लेडीज की ओवरी में समस्या है तो क्या उससे जो है उसका इलाज जो है सही तरीके से हो सकता है क्या? कि अगर कहना आप पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर ओवरी में ही दिक्कत है तो क्या वो आगे फैमिली वे में जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं? जी जी। पहला सवाल जैसे आप पूछ रहे हैं कि मेल्स में काफ़ी लेट होता है कि स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं, उसको कहते हैं एंड्रोपॉज। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 55-60 ईयर्स भी मेल्स में स्पर्म्स की संख्या अच्छी रहती है। और अगर फीमेल पार्टनर के एग्स अच्छे हैं और इफ़ अ मेल इज़ गेटिंग मैरिड टू अ यंग लेडी तो शी कैन गेट प्रेग्नेंट। जो दूसरा क्वेश्चन है ओवरी की समस्या डिपेंड करता है, बिकॉज ज़्यादातर समस्याएं जो होती हैं ना वो बेनाइन या हार्मलेस होती हैं। जैसे ओवरी में छोटा सा सिस्ट हो गया या फिर ओवरी का साइज़ जो है थोड़ा सा बल्की हो गया ड्यू टू PCOD,
तो ये सब समस्याएं हम टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी तो ऐसा हो गया है कि कितनी बार वेरी यंग गर्ल्स, मे बी 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल, और उसकी ओवरी में बहुत बड़ा सिस्ट हो गया 18-20 सेंटीमीटर का, उसको भी हम दूरबीन विधि द्वारा निकाल सकते हैं, और उसके बाद व्हेन शी गेट्स मैरिड वो आराम से बेबीज प्लान कर सकती है। पर डिपेंड करता है कि समस्या क्या है। अधिकांश समस्याएं जो ओवरी की होती हैं दे कैन बी मैनेज्ड। अच्छा मैम, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ओवरी की दिक्कत है और वो कंसीव कर ही नहीं सकते, उसके बाद जाके फिर क्या हम सैरोगेट की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर सपोज ओवरीज काम नहीं कर रही हैं, एग्स नहीं बना रही हैं, तो हम कहते हैं कि एग डोनेशन कर सकते हैं। अगर मुझ में हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो यू विल टेल मी डॉक्टर आरती आप ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड चढ़वा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे एग डोनेशन भी पॉसिबल है कि अगर किसी की ओवरीज में एग्स नहीं हैं तो वी कैन टेक एग्स फ्रॉम अ यंग लेडी और उसी लेडी के यूट्रस में हम उसको इम्प्लांट कर सकते हैं। और सरोगेसी की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी का यूट्रस हेल्दी नहीं है। सपोज यूट्रस के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम दूरबीन से चेक कर सकते बिल्कुल हैं। मैम, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ। शिवम sure. रावत जी का फोन है लैंसडाउन से, तो पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, प्रश्न पूछिए शिवम जी। हेलो। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है जी। मैम, मेरा छोटा एक लड़का है 9 साल का। जी 9 वर्ष का है ना, 9 साल का? जी जी। मैम उसके ना चेस्ट में मतलब पानी सा बन रहा है। हम डॉक्टर को दिखाया, वो बोल रहे हैं कि गायनोलिस्ट को दिखा दो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। वो दर्द पेन भी हो रहा है उसको। चेस्ट में मतलब ब्रेस्ट वाले एरिया में है या लंग्स में पानी है? ब्रेस्ट में मैम, राइट साइड में। हाँ, तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर वहाँ पर जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ, उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो चेक करके अगर इन्फेक्शन की वजह से पानी भर रहा है तो उसको एंटीबायोटिक से भी ट्रीट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है हमें साथ में एक्सरे चेस्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, आप मतलब किसी डॉक्टर को पहले दिखा ही दीजिए, उसके बाद ही। हाँ। बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें, इस समय आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सजीव प्रसारण, और दूरदर्शन उत्तराखंड से ये प्रसारित हो रहा है। और हर सोमवार को एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और विषय से संबंधित प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी एक कॉलर थे, उन्होंने जो प्रश्न किया वो हमारे विषय में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उनके प्रश्न को ले लिया। हमारा आज का जो विषय है वो है इनफर्टिलिटी, या फिर जिसे हम कहेंगे कि बांझपन। क्या बांझपन का इलाज संभव है? इस विषय में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। मैम, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हम कर रहे थे, तो उसका सक्सेस रेट बताइए अब कितना है आज के टाइम पे? पहले तो ये कहा जाता था कि नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे बताइए। आज के टाइम पर बेस्ट सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट अप टू 60 to 70% है। अच्छा। हाँ, बट डिपेंड करता है कि किस विधि से कर रहे हैं, वो सेंटर कैसी मेडिसिन यूज कर रहा है, और पेशेंट पर भी डिपेंड करता है। सपोज अगर पेशेंट का कॉलर जुड़ रहे हैं, रमनदीप जी हैं जलंधर से, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम। जी रमनदीप जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी शादी को। जी। हाँ जी नमस्कार मैम। जल्दी से प्रश्न पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए पहले। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी शादी को 8 मंथ हो गए हैं। हम प्रेगनेंसी प्लान हर मंथ करते हैं। जी। तो कितने साल हो गए? कंसीव नहीं हो रही। कितने साल हो गए शादी को? 8 मंथ हुए अभी। आपकी एज कितनी है रमनदीप? 25। तो आप 8 मंथ्स बोला है ना? 8 मंथ्स। हाँ हाँ, आप ना फर्टाइल डेज के बारे में पढ़ना कि कौन से डेज होते हैं जिनमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। हर मंथ में, जैसे आप कह रहे हो कि हम हर मंथ ट्राई करते हैं, एक लेडी में हर मंथ में 1 या 2 एग्स बनते हैं, और अगर पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो वो 14th डे के आसपास बनते हैं। तो क्योंकि आप बहुत यंग हो, मेरा सजेशन है कि अभी 2-3 महीने आप फर्टाइल डेज में ट्राई करो,
और साथ में आपका थायराइड नॉर्मल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए। बट अगर आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी तक कोई रिजल्ट नहीं आता, जैसे 1 ईयर ट्राई करने में, तब आप अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करना। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मेरे मन में, जैसे कई बार होता है कि एक बेबी है, एक बच्चा है, वो सोचते हैं कि अब तो एक बच्चा है, अभी थोड़े दिन हमें नहीं चाहिए, 7-8 साल तक वेट कर लेते हैं। सेकंड जब प्लान करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अच्छा, ये भी इनफर्टिलिटी में आता है। अब जैसे दिस पेशेंट, इन्होंने 25 इयर्स पे फर्स्ट बेबी प्लान कर लिया, शी इज सो यंग, आई एम श्योर जल्दी से हो जाएगा। बिल्कुल। अब 8-9 इयर्स के बाद जब लेडी 34 इयर्स की है, देन शी थिंक्स कि मैं सेकेंड बेबी प्लान करती हूँ। एक तो गैप ज़्यादा होने से एज बढ़ गई, एग्स की क्वालिटी थोड़ी एवरेज हो गई, और बाय चांस अगर बीच में किसी लेडी ने 2-3 अबॉर्शंस करवा लिए तो उससे ट्यूब्स में इन्फेक्शन रहने का भी रिस्क होता है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन है। जैसे सम लेडी विल कम कि 10 साल पहले तो मैं 1 महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी, बट नाउ आई एम ट्राइंग फॉर 5 मंथ्स और कुछ नहीं हो रहा। तो उन्हें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि 10 साल पहले वो 25 साल के थे। बिल्कुल, अब एज मैटर करता 35 इयर्स है, पर बिल्कुल। एज मैटर करता है। बीच में अगर लोग बहुत अबॉर्शंस करवा लेते हैं, उससे भी ट्यूब्स में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि इनफर्टिलिटी जो है 1 साल तक हम कोशिश कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है, जांच करवानी ज़रूरी हो जाती है। और लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और गर्भधारण बहुत आसान हो गया है अब, क्योंकि बहुत सारे साधन निकल गए हैं। Yes. डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, बातचीत हमारे पास इतनी सारी है लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, इसलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। अगले किसी अंक में फिर से इस विषय में बात करेंगे। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हमें उम्मीद है बांझपन या इनफर्टिलिटी, इस विषय में आज स्टूडियो में बैठकर हमने जितनी भी बातचीत की है, इस बातचीत से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अगर आप हमें फीडबैक देना चाहें तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले सोमवार एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।